बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में स्वागत आप सबका। पढ़ रहे थे हम आय और रोजगार का निर्धारण। आय और रोजगार का निर्धारण, कुछ बेसिक बातें हमने देख ली थी। और बेसिक बातों में हमने देखा था समग्र मांग और इसके अवयव, इसमें उपभोग की बात हमने की थी, निवेश की थोड़ी बहुत बात की थी, कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी हमने। उन परिभाषाओं में थी एमपीसी। थोड़ा थोड़ा फटाफट इसको रिवाइज कर दें कि एमपीसी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को हमने लिखा था डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। सी में चेंज बटा वाई में चेंज। सी मतलब कंजप्शन और वाई जो है आपकी आय। एमपीएस की पढ़ी थी, तो एमपीएस भी इसी तरह से डेल्टा सी की जगह डेल्टा एस और डेल्टा वाई। तीसरी बात हमने पढ़ी थी एपीसी। एपीसी में जो है चेंज की बात नहीं आती, इकाई आय की बात है। इकाई आय पे जो है आपका उपभोग में कितना चेंज हो रहा है वो। और उसके बाद की थी हमने क्या लास्ट एपीएस। एपीएस जो है प्रति इकाई आय में जो है कितनी बचत हो रही है, वो आपके एपीएस की बात है। ये चीज़ें हमने देख ली थी। अब शुरू करते हैं आज की बात। आगे सबसे पहली बात आती है आज के टॉपिक में प्रत्याशित निवेश। प्रत्याशित निवेश, ठीक है। प्रत्याशित निवेश जिसको कहते हैं एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट। प्रत्याशित, दो शब्द आते हैं ना, पहले भी जिक्र कर चुके हैं। एक तो प्रत्याशित और एक यथार्थ। ये यथार्थ की मात्रा इधर उधर क्यों हो जाती है हमेशा। यथार्थ, यथार्थ मतलब जो वास्तव में है, यानी ये रियलिटी है, वास्तविक है। और ये जो है ये हम प्लानिंग करते हैं कि हमें इस वित्तीय वर्ष में जो है इतना निवेश करना है। तो ये बात प्रत्याशित और यथार्थ में ये फ़र्क है, ये आप देखेंगे। लेकिन हमें बात करनी है निवेश की पहले। प्रत्याशित और यथार्थ की बात बाद में करेंगे, निवेश की कि वास्तव में निवेश है क्या। निवेश कहीं कहीं आपको विनियोग शब्द भी काम में लिया जाएगा, एक ही बात है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्ड जो है, ठीक है। निवेश जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में बात करें, इसको जो आपका पूंजी स्टॉक है, कैसा पूंजी स्टॉक, भौतिक पूंजी स्टॉक में वृद्धि। भौतिक पूंजी स्टॉक में वृद्धि की बात आती है। जैसे आपने इस साल के लिए नई मशीन खरीदी है, अपने उद्योग के लिए, अपनी फर्म के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए मशीन खरीदी है। आपने नया भवन बनाया है अपने उत्पादन के लिए, सड़क बनाई है अपने उत्पादन के लिए, बांध बनाया गया है, नहर से पानी की व्यवस्था की गई है, आपने और कुछ पूंजी इसमें जोड़ी है ना। और जो भी चीज़ें हैं, जो नया सामान खरीदा है, वो आपका भौतिक पूंजी स्टॉक में वृद्धि हो गई। पहले से कुछ एक मशीन आपके पास है और आपने एक मशीन और खरीद ली, तो पूंजी स्टॉक में वृद्धि हो गई। पूंजी का मतलब केवल करेंसी से नहीं है, ये सारी चीज़ें जो आपकी पूंजी में वृद्धि करेंगी, जो आपके उत्पादन में वृद्धि करेंगी, वो सारे पूंजी स्टॉक है। चाहे भवन की बात है, चाहे सड़क की बात है, बांध की बात है, नहर की बात है। तो आपके निवेश में दो चीज़ें आएंगी, एक तो पूंजी स्टॉक में वृद्धि, एक तो पूंजी स्टॉक में वृद्धि, और एक दूसरा आता है माल सूची में परिवर्तन। दूसरा आता है माल सूची में परिवर्तन। यानी दो चीज़ें हैं, बिल्कुल आराम से क्लियर करवाऊंगा, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। बात अगर हम निवेश की करते हैं तो निवेश में दो चीज़ें आएंगी आपकी। एक तो आपका पूंजी स्टॉक में वृद्धि। पूंजी स्टॉक का मतलब समझ गए होंगे आप। पूंजी स्टॉक में आपके भवन आ गया, मशीन आ गई, औजार आ गए, पुर्जे आ गए, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो पूंजी स्टॉक में वृद्धि है ना। और दूसरा जो है, आपने नाम कई बार हम पहले इसका जिक्र कर चुके हैं, माल सूची में परिवर्तन। माल सूची में परिवर्तन जो है वो भी आपके निवेश में शामिल। माल सूची क्या है?
माल सूची एक तरह से आपके तैयार माल का स्टॉक है, तैयार माल का स्टॉक, तैयार माल का स्टॉक है कि आपने कोई भी जो वस्तु बेचनी है और उसकी मान लीजिए 5 यूनिट आपके स्टॉक में पड़ी है, तो वो माल सूची है। माल सूची में वृद्धि कितनी करनी इस साल में या कमी करनी है, उसके आधार पे आपका निवेश होगा। यानी एक तरह से माल सूची में जो वृद्धि और कमी का जो निवेश है उसको माल सूची निवेश भी कह सकते हैं, अगर अलग से हम इसको देखें तो माल सूची निवेश, या फिर हम इसको दोनों ही चीज़ों को केवल निवेश के अंतर्गत ले सकते हैं। तो माल सूची में जो निवेश है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपके पास ये विचार किया कि आपको इस साल में उत्पादन करना है 50 यूनिट, और 50 यूनिट में से आपको 40 यूनिट तो बेचनी है, 40 यूनिट बेचनी है, और माल सूची आपको नेक्स्ट ईयर के लिए या जो भी काम के लिए 10 यूनिट आपको माल सूची में रखना है। और ये हो गया कि उसमें आपके ज़्यादा रह गया तो माल सूची धनात्मक है, माल सूची में कमी हो गई तो वो आपका ऋणात्मक निवेश जो है वो हो गया। इस चीज़ को आप देखेंगे तो ये निवेश की दो चीज़ें आ गई, एक तो पूंजी स्टॉक में वृद्धि और एक माल सूची में वृद्धि, ठीक है ना। अब जो है निवेश की बात करें तो इसमें जैसे हमने शुरू में कहा था कि प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश। प्रत्याशित निवेश का मतलब वो निवेश है जिसकी हम योजना बनाते हैं, जिसकी हम योजना बनाते हैं कि हमें इस वर्ष में इतना निवेश करना है, वो तो हो गया आपका प्रत्याशित निवेश। यानी निवेश के दो प्रकार हो गए, एक तो प्रत्याशित निवेश और दूसरा जो है वो होगा आपका यथार्थ निवेश। यथार्थ निवेश प्लानिंग नहीं, हमने प्लानिंग की कि इतना निवेश हम इस साल के अंत में करेंगे और इतना निवेश हुआ है हमारा, तो जो वास्तव में हुआ है वो यथार्थ निवेश है और जो करना है वो प्रत्याशित निवेश है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग चालू तो है क्या, कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा, यस ऑन। तो ये हो गया आपका प्रत्याशित निवेश। जब इस मॉडल में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, इस चैप्टर में जो अध्ययन करेंगे, हम निवेश में प्रत्याशित निवेश का ही अध्ययन करेंगे, यथार्थ निवेश की बात नहीं करेंगे। और प्रत्याशित निवेश में भी हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो निवेश है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे निवेश को आई से लिखते हैं और हम ये मान के चलेंगे कि आई जो है आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, साल में स्थिर है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्वायत्त निवेश। क्या कहते हैं? स्वायत्त निवेश। देखिए ऊपर बार का साइन लगता है ना, हमने सी में देखा था, इसको क्या लिखा था हमने? स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग का मतलब आय में परिवर्तन करने से इसमें कोई चेंज नहीं होता, या आय जीरो होने पर भी ये तो उपभोग करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी बात है कि ये प्रभावित नहीं होता है। ये तो आपको एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये निवेश तो आपकी आय में चेंज नहीं होने पर भी होगा। तो इस चैप्टर में हम ये मान के चलेंगे, हम यहाँ पे यही करेंगे कि आपका आई जो है वो स्थिरांक है और इसको हम आई बार से लिखेंगे, कांस्टेंट है। ये आपका स्वायत्त निवेश है। समझ में बात आ गई? अब बात करते हैं दो सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण। इनकम डिटर्मिनेशन इन टू सेक्टर मॉडल किस तरह से करेंगे हम? दो सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण। टू सेक्टर मॉडल जिसमें केवल आपका उपभोग व्यय और निवेश व्यय, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, दो ही आते हैं टू सेक्टर मॉडल में। कहने का मतलब टू सेक्टर मॉडल में सरकार शामिल नहीं है, इसमें बिना सरकार का मॉडल। टू सेक्टर मॉडल बिना सरकार का, सरकार शामिल नहीं है तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेज हैं वो नहीं होंगे। सरकारी व्यय का हमने कई बार देखा होगा, देखो आपने याद होगा जब राष्ट्रीय आय की बात की थी, C+I+G,
ये जी जो है वो तीसरे सेक्टर की बात आती है। जब टू सेक्टर की बात करेंगे तो ये 2 खर्चे केवल इसमें शामिल होंगे, यानी टैक्सेस नहीं होंगे, सरकारी व्यय जो हैं वो नहीं होंगी, सब्सिडी जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। इसलिए यहाँ पे मान लेते हैं हम कि टू सेक्टर मॉडल में केवल 2 चीज़ें आएंगी, एक तो उपभोग व्यय और दूसरा जो है निवेश व्यय। टू सेक्टर मॉडल में उपभोग व्यय और निवेश व्यय। चूंकि बात चल रही है आय के निर्धारण की, आय के निर्धारण की बात आएगी तो इसमें 2 चीज़ों से हम आय का निर्धारण करते हैं। क्या? एक तो समग्र मांग से और एक समग्र पूर्ति से। समग्र पूर्ति और समग्र मांग, इसको हम एडी लिख लेते हैं और इसको लिखते हैं एएस। हमने ये कहा कि जब केवल टू सेक्टर मॉडल है, इसका मतलब सरकार का कोई योगदान इसमें नहीं है। सरकार का कोई योगदान जब नहीं होगा तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका एडी जो है वो किसका जोड़ होगा? सी और आई का जोड़ होगा। एडी एग्रीगेट डिमांड, सी आपका कंजप्शन जिसको हम कहते हैं उपभोग, क्लियर कर लें इस चीज़ को। आई जो है वो इन्वेस्टमेंट है या क्या कहते हैं उसका, निवेश। इन दोनों का जोड़ जो है वो समग्र मांग है। इन दोनों का जोड़ समग्र मांग है। अब देखिए, जब हमने इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में सी का मान पढ़ा था, उपभोग फलन पढ़ा था, तो उपभोग फलन को क्या लिखा था हमने? उपभोग फलन में सी बराबर सी बार प्लस सी वाई, यही तो पढ़ा था ना, सी बार प्लस सी वाई। सी क्या था? ये था आपका टोटल कंजप्शन, ये था आपका स्वायत्त उपभोग, ये स्मॉल सी जो था इसको हमने लिखा था एमपीसी, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। ये आपकी कुल आय थी जो कि जीडीपी के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये हमने एडी बराबर सी प्लस आई लिखा है, तो यहाँ पे सी का मान जो है पुटअप कर दो। सी का मान इसमें पुटअप कर दो तो आपका ये आ गया एडी बराबर सी की जगह क्या लिख दिया हमने? सी बार प्लस सी वाई और प्लस आई जो है, शुरू में कहा था कि यहाँ पे आई जो है वो आई बार के इक्वल होगा, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। आई भी आपका स्वायत्त निवेश है, तो ये आ गया एडी बराबर सी बार प्लस सी वाई प्लस आई बार। बार कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, थोड़ी सी जगह देख के मैं इसको क्लियर करूँगा, यहाँ लिखूँगा इसको। तो समग्र मांग जो है आपकी वो एक तरह से ये हो जाएगी एडी बराबर सी बार, इस आई बार को मैं पहले लिख लेता हूँ, और प्लस सी बार, ठीक है, नंबर 1 लगा दीजिए। और जब बात आती है बाजार संतुलन की, बाजार संतुलन की, और बाजार संतुलन में हम क्या कहते हैं कि समग्र मांग जो है ना बेटा, वो समग्र पूर्ति के बराबर होती है। समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर, कहने का मतलब एडी बराबर एएस या एएस बराबर एडी, बात एक ही है ना। तो इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं कि एडी बराबर एएस, और एएस जो है समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति का मतलब अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन हो रहा है और जो उत्पादन बेचने को तैयार हो रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि सारा उत्पादन बेचा जाएगा, तो वो सारी समग्र पूर्ति है। समग्र पूर्ति या जीडीपी कहें, यानी वो उसका मान जो है वो किसके बराबर है? वाई के इक्विवेलेंट है। यानी एएस को हमने क्या लिखा? वाई, और बराबर एडी का मान क्या लिखा? एडी का मान ये रहा, एडी बराबर सी बार प्लस आई बार और प्लस सी बार। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत। अब देखिए, ये आपका उपभोग व्यय है स्वायत्त, ये आपका निवेश व्यय है स्वायत्त, है ना। इन दोनों को मिला के हम एक व्यय मान लेते हैं स्वायत्त व्यय के नाम से, यानी y बराबर इन दोनों को मिला के हम एक व्यय मान लेते हैं कि ये स्वायत्त उपभोग व्यय है, ये स्वायत्त निवेश व्यय है। तो हमने इन दोनों को मिला के ए बार लिख दिया और प्लस सी वाई।
और इस ए बार को क्या लिख दूं मैं? ए बार को लिख दिया मैंने स्वायत्त व्यय के नाम से, स्वायत्त व्यय। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा इजी चीज है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ये बात आ गई आपका, इनके नंबरिंग लगाते रहना आप चाहें तो, ताकि आपके दिमाग में रहेगा कि ये चीज क्या है। तो ये आ गया आपका ए बार जो है कुल स्वायत्त व्यय। ए बार जो है यहाँ पे हमने देखा वो आपका है कुल स्वायत्त व्यय। और इसमें ये देखते हैं एक चीज कि स्वायत्त व्यय के जो दो भाग हैं, स्वायत्त व्यय के दो भाग कौन कौन से? ए बार के दो पार्ट आए ना हमारे, ये नीचे लिखे हुए हैं। ए बार जो है उस ए बार के दो पार्ट हैं। ए बार के दो पार्ट, ए बार बराबर क्या लिखा हमने? सी बार और प्लस आई बार। इसमें ये मान के चलते हैं कि जो स्वायत्त व्यय है, स्वायत्त व्यय, स्वायत्त उपभोग व्यय, सॉरी, स्वायत्त उपभोग व्यय, ये लगभग स्थिर होता है। ये क्या होता है? स्थिर होता है। इसको ये मान के चलते हैं कि ये स्थिर होता है, स्वायत्त उपभोग व्यय, या इसको दूसरा नाम और भी देते हैं कि जीवन निर्वाह उपभोग व्यय। जीवन निर्वाह उपभोग व्यय। जीवन निर्वाह उपभोग व्यय क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये वो खर्चा है कि अगर कोई भी उपभोक्ता जो है अपनी आय में वृद्धि नहीं करेगा तो भी ये खर्चा तो करेगा। और वो खर्चा कौन सा होता है? अपने जीवन को चलाने के लिए बेसिक मिनिमम जो चीज़ें हैं उन पे किया जाने वाला खर्च, यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए किया जाने वाला जो व्यय है वो आपका स्वायत्त व्यय है। तो इसको मान लिया जाता है कि ये स्थिर होता है और आई बार में जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आई बार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं समय के साथ साथ। अब जो है इसमें यह बताया है कि जो समीकरण अभी हमने लिखा कि y पद अंतिम वस्तुओं की प्रत्याशित निर्गत और नियोजित पूर्ति को प्रदर्शित करता है। इस लाइन को पढ़ते ही आपको अजीब लगा होगा, ये क्या पढ़ गए सर? इसमें जो हमने y लिखा था वो बिल्कुल मैं पहले बता चुका हूँ कि y जो लिखा था वो क्या थी? आपकी समग्र पूर्ति थी या समग्र निर्गत है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। और दूसरी तरफ जो AD का मान लिखा हुआ था वो क्या थी? समग्र मांग है। वो क्या है? समग्र मांग है। यानी एक साइड में समग्र पूर्ति और एक साइड में समग्र मांग की बात आती है। ठीक है। और जब अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होती है तो समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है ना? समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर। लेकिन अगर किसी कारण से समग्र मांग कम हो जाए, किसी कारण से समग्र मांग कम हो जाए, एडी का मान कम हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारा ये था, ये देखा था हमने एडी बराबर एएस या एएस बराबर एडी, या फिर हमने ये कहा था कि जगह कि वाई बराबर सी प्लस आई और प्लस सी वाई। ये बात है, ये समग्र मांग है और ये समग्र पूर्ति है। ये समग्र मांग जो है वो कम हो जाए और पूर्ति ज़्यादा हो जाए। अब पूर्ति अधिक हो जाएगी, पूर्ति अधिक होगी, मांग कम है, इसका मतलब बिना बिका हुआ माल बचेगा कि नहीं बचेगा? बिना बिका जो स्टॉक है वो रहेगा, और बिना बचा स्टॉक जब रहेगा तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि गोदामों में स्टॉक का अंबार लग जाएगा, स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और स्टॉक बढ़ने का मतलब किस में वृद्धि है? माल सूची में वृद्धि है। किस में वृद्धि है? स्टॉक बढ़ने का मतलब माल सूची में वृद्धि है। अब माल सूची में दो प्रकार की वृद्धि होती है बेटा। माल सूची में वृद्धि होती है आपकी दो प्रकार की। माल सूची में जो वृद्धि होगी वो होगी दो प्रकार की। माल सूची में वृद्धि जो है वो दो प्रकार की, एक तो होती है नियोजित, एक होती है नियोजित और एक होती है अनियोजित। नियोजित माल सूची का मतलब ये है कि जैसे हमने पहले से प्लान कर लिया कि हमें इस वर्ष के अंत में
या इस वित्तीय वर्ष में हमें इतना जो स्टॉक है वो माल सूची में रखना है, इतना स्टॉक माल सूची में रखना है जो निर्धारित हमने पहले कर लिया, वो जो है वो नियोजित माल सूची है ना। और किसी कारण से बिक्री में कमी हो गई या बिक्री में वृद्धि हो गई, मान लीजिए आपने प्लानिंग तो ये किया था कि हम 500 यूनिट जो है वो रखेंगे, 500 यूनिट मतलब टन हो सकता है, जो भी हो सकता है, कि इतनी जो है हम माल सूची रखेंगे, और उसके बाद में किसी कारण से बिक्री में कमी आ गई, बिक्री में कमी आ गई, इसका मतलब कम बिका है माल। हमको 500 रखना था माल सूची में, हमारे पास टोटल स्टॉक था 1000 का, मान लीजिए हमारे पास टोटल स्टॉक था 1000 का, उसमें से हमको 500 जो है माल सूची में रखना था, 500 को बेचना था। बिक्री में कमी आ गई, बिक्री में कमी आते ही क्या होगा, 500 तो हमको रखना ही है, बेचना कितना है, 500 बेचना है। अब 500 में से भी बिका नहीं, कमी आ गई, इसका मतलब मान लीजिए 100 यूनिट और एक्स्ट्रा बच गई, तो माल सूची में वृद्धि हो गई ना, 600 यूनिट आपकी माल सूची में होगी। बिक्री में कमी होते ही माल सूची में वृद्धि होती है। और किसी कारण से बिक्री में वृद्धि हो गई, किसी कारण से बिक्री में वृद्धि हो गई, तो आपकी माल सूची में कमी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल उसी तरह से मान लीजिए कि कोविड के टाइम का उदाहरण मैं देता हूँ कि कोविड से पहले आपका सैनिटाइजर जो था वो बहुत कम बिकता था, फेस कवर या फेस मास्क जो है वो बहुत कम बिकते थे। लेकिन अचानक से कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि माल सूची में चेंज आया, किस तरह से कि एक तो था आपका फेस मास्क, हाँ क्या कहते हैं उसको, मास्क, और दूसरा था सैनिटाइजर। कोने में पड़े थे बेचारे, कोई पूछता ही नहीं था, एक दूसरे से बतियाते थे, क्या करें भाई, वो अपना दुख गाता, वो अपना दुख गाता, हमको तो कोई पूछना नहीं, क्या करें। और अचानक से आया क्या, कोरोना, और कोरोना आते ही ये बड़े खुश हुए कि अब जो है पूछिए, हमें पूछना ही पड़ेगा। तो अचानक से इनकी बिक्री बढ़ गई, बिक्री बढ़ गई तो क्या हुआ, बिक्री बढ़ते ही इनके जो स्टॉक में माल था ना, यानी जो माल सूची थी वो एकदम से कम हो गई है, यानी यहाँ पे माल सूची में कमी है। और ये कमी क्या जानबूझ के की गई है, नहीं, ये अचानक बिक्री में कमी या अचानक बिक्री में वृद्धि होने से जो होती है उसको कहते हैं अनियोजित माल सूची संचय, अनियोजित माल सूची संचय, क्योंकि इसकी प्लानिंग नहीं थी। और अगर पहले से प्लानिंग है तो वो नियोजित होती है। ये आपको मैंने नियोजित और अनियोजित की बात आपको बता दी है, ठीक है। ये बात 2 सेक्टर मॉडल की बात आती है। 2 सेक्टर मॉडल में अगर आय का निर्धारण होगा तो इस प्रकार से होगा, है ना। अगर मान लीजिए 2 सेक्टर नहीं हो और तीसरा सेक्टर और शामिल हो जाए, यानी 2 सेक्टर के साथ साथ एक चीज और शामिल हो जाए, 2 सेक्टर और प्लस गवर्नमेंट, ये भी आ गई। और जब सरकार भी शामिल हो जाएगी इसमें, जब सरकार भी शामिल हो जाएगी तो हमारा किस प्रकार से जो है वो आय का निर्धारण होगा उसको हम देखेंगे। देखिए, जब सरकार शामिल नहीं थी तब हमने लिखा था y बराबर सी बार प्लस आई बार और प्लस जो है वो सी वाई, यही था ना। अब और y के संदर्भ में भी एक बात मैं आपको कहूं कि y जो है वो एक तरह से वाई डी वाला ही y है। y जो है वो वाई डी वाला है, डिस्पर्सिबल इनकम, खर्च योग्य आय जो है वो आपकी y है। लेकिन अब जो है ये तो था 2 सेक्टर मॉडल में, कौन से मॉडल में था, 2 सेक्टर मॉडल में था। लेकिन अब सरकार शामिल हो गई, सरकार शामिल हो गई तो आपकी जो प्रयोज्य आय है ना बेटा, प्रयोज्य आय आपकी चेंज हो जाएगी। क्यों, सरकार आते ही हो सकता है आपको टैक्स लगाए, हो सकता है कुछ चीज़ों पर आपको सब्सिडी दे, कुछ चीज़ों पे सब्सिडी दे। तो ये आपका हो गया y बराबर सी बार प्लस आई बार, और साथ में एक खर्चा और होता है जिसको हम जी कहते हैं। जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या सरकारी व्यय, क्या, सरकारी व्यय, ठीक है। और प्लस सी, y को क्या लिखते हैं, y माइनस टी,
वाई माइनस टी, यानी आपकी प्रयोज्य आय जो है, जब सरकार नहीं थी तो कोई टैक्स नहीं लग रहा था, जो इनकम थी वो आपकी प्रयोज्य इनकम थी, वाई माइनस टी। टी यहाँ पे क्या है? शुद्ध कर है। क्या है? शुद्ध कर, नेट टैक्सेस। और नेट टैक्सेस का मतलब यही होता है कि यहाँ पे कर और सब्सिडी का जो डिफरेंस होगा ना, वो ही होगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि सी बार प्लस आई बार प्लस जी प्लस सी वाई, टैक्स घटते हैं, सब्सिडी जुड़ती है, इस तरह से ये वाली जो है ना, ये सब्सिडी जो है वो जोड़ के। लेकिन यहाँ पे हम दोनों का जो डिफरेंस है उसको नेट टैक्स के रूप में लिख लेते हैं, इसलिए इसको केवल टैक्स लिख लेते हैं, टी लिख लेते हैं। और अब इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, देखिए टी को हमने कह दिया यहाँ पे आपका विशुद्ध कर है ना। अगर इसको हम ऐसे लिखें, y बराबर सी बार प्लस आई बार प्लस जी प्लस सी वाई और माइनस सी टी, लिख लिया इस तरह से। तो ये भी खर्चा स्वायत्त व्यय है, ये आपका स्वायत्त निवेश व्यय है, ये भी सरकारी व्यय है, और ये भी व्यय की श्रेणी में आता है। इसलिए इसको मान लेते हैं कि सी बार प्लस आई बार प्लस जी और माइनस सी टी, ये सारे कुल व्यय की श्रेणी में आ जाते हैं। और सारे के सारे ये जो हैं, वो जो ए बार लिखा था ना, ए बार में ये दो चीज़ें भी शामिल हो जाएंगी। एक तरह से ये कह सकते हैं कि y बराबर आपका हो गया ए बार और प्लस सी वाई। ये चीज़ जो है वो आपकी 3 सेक्टर मॉडल कहूँ या ऐसा मॉडल जिसमें सरकार भी शामिल है, उसमें हो गई। अब देखिए एक चीज़ और देखेंगे हम, थोड़ा सा आज एक टॉपिक और ले लेते हैं। लघु अवधि में, लघु अवधि कहें या बार बार हम इसको पहले लिखते थे ना, अल्पकाल, या इसको क्या लिखें, लघु अवधि। लघु अवधि में संतुलन आय का निर्धारण। अल्पकाल में संतुलन आय का निर्धारण। जब हम मांग और पूर्ति के संतुलन का विश्लेषण करते हैं, तब हम मांग और पूर्ति वक्र के साथ साथ कीमत और संतुलन कीमत का निर्धारण करते हैं। 2 चरणों में आगे बढ़ेंगे। इसमें इस लघु अवधि की बात करेंगे तो 2 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले चरण में जब हम मूल्य स्तर या कीमतों को स्थिर माने, और दूसरे चरण में आगे बढ़ेंगे कि कीमतों में चेंज हो, कीमतों में चेंज हो या कीमतों में परिवर्तन हो। जब इसकी बात करते हैं मूल्य स्तर को स्थिर मानने का मतलब अल्पकाल में ऐसा होता है कि जो भी उत्पादन के साधन हैं वो अनयूज्ड हैं और उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अल्पकाल में हम ऐसी अर्थव्यवस्था की तुलना करते हैं, इसमें ऐसी ही अर्थव्यवस्था की बात करेंगे जिसमें मशीनें हैं, भवन हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनको हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल लागू नहीं होते हैं। ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल, ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का मतलब यही होता है ना कि उत्पादन के साधनों में जैसे जैसे हम अनुपातों में चेंज करेंगे वैसे वैसे आने वाले समय में जो इनके प्रतिफल जो होते हैं उनमें कमी आ जाती है, वो ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल हैं। तो एक तरह से ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो हैं उत्पादन के साधन हैं उनमें कोई विशेष चेंज नहीं हो रहा, उनके उत्पादन में कोई चेंज नहीं हो रहा, उनके अनुपातों में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए ये नियम लागू नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो कीमतें बढ़ेंगी ही नहीं, तो कीमतें स्थिर हैं और उन स्थिर कीमतों में परिवर्तन जो है, परिवर्तन जब होगा तो वो दूसरे चरण में देखेंगे। पहले हम कीमतों को स्थिर मानते हुए जो है अध्ययन करेंगे किस प्रकार संतुलन आय का निर्धारण होगा। पहली बात, स्थिर कीमत के साथ संतुलन का अध्ययन करेंगे। स्थिर कीमत के साथ अल्पकाल में आय का निर्धारण किस प्रकार से होगा।
स्थिर कीमत के साथ संतुलन या समष्टि अर्थशास्त्रीय संतुलन एक ही बात है। बात करते हैं सबसे पहले उपभोग फलन की। उपभोग फलन को हमने क्या लिखा था? उपभोग फलन किसका फलन था? y का था ना, या इसको लिखा था c बराबर c बार और प्लस c बार। उपभोग फलन को हमने इस तरह से देखा था c बार प्लस सी वाई, और इसको जब हम एक ग्राफ के नज़रिए से देखेंगे, वक्र के द्वारा जब समझेंगे, तो इस प्रकार का वक्र जो है वो हमारा बनेगा। इस प्रकार का जो वक्र बनेगा, यहाँ पे आपका मान लीजिए उपभोग है इस वक्र पे, और यहाँ पे आय आपकी जिसको y से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस पे आएगा। ये O है, ये आपका x एक्सिस है, और ये जो है y एक्सिस है। उपभोग फलन आपका हमेशा एक सीधी रेखा बनेगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा मूल बिंदु से स्टार्ट? मूल बिंदु से स्टार्ट इसलिए नहीं होगा कि आय के जीरो होने पर भी कुछ ना कुछ उपभोग अवश्य होता है। तो वो मान लीजिए यहाँ पर है, कुछ ना कुछ उपभोग अवश्य होता है, तो ये जो स्वायत्त उपभोग होता है ना, उसके कारण से, तो यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा और ऊपर की ओर जाएगा। ये आपका उपभोग फलन का बन गया, यानी यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो क्या है? सी बार है। और ये आपका वक्र बना उपभोग फलन का वक्र बना सी बराबर सी बार और प्लस सी वाई। ये इसको थोड़ा सा बड़ा करना, वरना आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कि इसको सी बार कैपिटल है और प्लस सी वाई। ये आपका उपभोग फलन बना। उपभोग फलन का ग्राफ है जो थोड़ा बहुत ऊपर से स्टार्ट होता है, थोड़ा बहुत ऊपर से स्टार्ट होता है। संतुलन कहाँ होगा उसके बारे में जिक्र करेंगे हम। स्थिर कीमत के साथ संतुलन, ये आपका उपभोग फलन है। अलग अलग फलन तीनों बताएंगे, जब 3 सेक्टर की बात आएगी तो उसमें बताएंगे, बाकी अलग अलग बताएंगे, और जहाँ संतुलन कहाँ होगा उसके बारे में जिक्र करेंगे। दूसरी बात, हम निवेश फलन की बात देखें। किसकी बात करें? निवेश फलन की। अब निवेश फलन में जो है ना, वो निवेश फलन को हम यहाँ से वक्र के द्वारा बताएंगे। ये आपका निवेश फलन का वक्र जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए आपका ये O, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। निवेश फलन के बारे में हमने एक बात कही थी, आपको याद हो तो, ये कहा था कि उपभोग जो है वो फिर भी चेंज होता है, सॉरी, उपभोग स्थिर रहता है। और एक चीज़ निवेश के मामले में हमने ये कहा था आई बराबर आई डैश होता है, आई बराबर आई डैश होता है। ये जो है ये स्थिर रहता है, लेकिन ये समय के साथ चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जब स्वायत्त की बात आती है, क्या आती है? स्वायत्त, तो आय के साथ नहीं बढ़ता, ये समय के साथ जरूर चेंज हो जाता है, लेकिन आय के बढ़ने से इसमें कोई चेंज नहीं होता है आई डैश में। इस बात को मान लें, डैश जहाँ भी लग गया ना, वो आय के साथ कोई परिवर्तन, आय के जीरो होने पर भी होगा, आय के बढ़ने पर भी ये होगा, आय के बढ़ने पर भी होगा, आय के जीरो रहने पर भी होगा। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये सी बार होता ना अकेला तो इसको ऐसे बना देते हैं, लेकिन ये इसके साथ सी बार प्लस सी वाई है, इसलिए ये ऊपर बढ़ता हुआ बना। और आई डैश का जो होगा वो बिल्कुल हमने स्वायत्त निवेश माना है, तो स्वायत्त निवेश जो है वो आय के जीरो होने पर भी रहेगा और आय के बढ़ने पे भी वो उतना ही रहेगा। यानी ये आपका जो है वो एक तरह से ये कह सकते हैं ये आपका निवेश फलन है। कौन सा फलन है? निवेश फलन है। ये आई बार का फलन है, ठीक है ना। ये आपका हो गया आई बार का फलन, या आई बराबर यहाँ पे आपका आई बार। शुरू में हमने कहा था क्लियर, आई बराबर आई बार, ये चीज है। ये आपका निवेश फलन। एक्स एक्सिस लिख दें, यहाँ पे आय का मान है और इस अक्ष पे क्या हो जाएगा? आपका निवेश है। ये दोनों आपके वक्र जो हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं समग्र मांग की। समग्र मांग की बात जब करेंगे तो इसको एक बार क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में समग्र मांग की बात करेंगे। यानी समग्र मांग में एक बार के लिए इन दोनों वक्रों को हम साफ दिखाएंगे,
दोनों वक्रों को साथ दिखाएंगे। बिल्कुल इजीली इस चीज़ को धीरे धीरे करेंगे। लास्ट में जब संतुलन की बात आएगी तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति की बात हम करेंगे। देखिए, समग्र मांग की बात आती है तब तीनों वक्रों को एक साथ करेंगे। एक बार के लिए हम तीनों वक्रों को साथ करेंगे। ये ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ। इसमें देखिए, आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये था आपका, क्या था बेटा, उपभोग फलन। दूसरा जो बनाया हमने, ये जो था वो कौन सा था, निवेश फलन, क्योंकि निवेश में ये आपका उपभोग फलन था। और ये जो था वो आपका निवेश फलन था। अब अगर समग्र मांग की बात करें, समग्र मांग एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि उपभोग और निवेश का जोड़ होती है। तो समग्र मांग फलन आपका जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। समग्र मांग फलन के लिए अगर हम बनाएंगे वक्र, समग्र मांग में जब बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि उपभोग फलन यहां से स्टार्ट हुआ था, आपका निवेश लगभग यहाँ से स्टार्ट होगा था, तो इन दोनों का जोड़ होगा तो समग्र मांग वक्र जो है थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा आपका। ये जो है वो आपका समग्र मांग वक्र है। क्या है ये, समग्र मांग वक्र है। यानी ये कह सकते हैं कि AD बराबर जो हमने लिखा था C प्लस आई प्लस सी बार प्लस आई बार और प्लस सी बार, ये समग्र मांग वक्र है। इसके साथ ही अगर हम बनाना चाहें तो ये आपका क्या था, निवेश फलन, ये आपका निवेश फलन, और इससे नीचे जो था वो उपभोग फलन था आपका, ये आपका उपभोग फलन। उपभोग फलन इस समग्र मांग रेखा के बिल्कुल समांतर बनेगा इस तरह से। ये बन गया क्या आपका उपभोग फलन, ये आपका C वक्र है। उपभोग फलन C बराबर C बार और प्लस आई बार, और ये जो है वो क्या है, I बराबर आई बार। तो ये जो वक्र बना है इस पे I होगी, या इसको y से लिखते हैं, और इस पे क्या हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड होगी, उसमें C आ गया और I आ गया, ये सारी चीज़ें इस पे आ गई। ये आपका जो ऊपर वाला वक्र है ना, ये आपका समग्र मांग वक्र बना है। क्या बना है, समग्र मांग वक्र जो है वो आपका बना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि संतुलित आय कहाँ प्राप्त होती है, बाजार संतुलन कहाँ प्राप्त होता है। तो बाजार संतुलन वहाँ प्राप्त होगा जहाँ पे समग्र मांग वक्र और समग्र पूर्ति वक्र जो है वो एक दूसरे को काटते हैं। समग्र मांग वक्र और समग्र पूर्ति वक्र जो है वो एक दूसरे को काटते हैं। अब देखिए, मांग वक्र तो हमने ये पढ़ लिया, ये ऊपर वाला है, ये काम का हमारा यहाँ पे, और जो इन दोनों से बना है बाजार संतुलन, जो बनेगा वो वहां पे बनेगा जहां पे समग्र मांग किसके इक्वल होगी, समग्र पूर्ति के। और समग्र पूर्ति का मतलब यहां से एक तरह से ये कह सकते हैं GDP या समस्त आय, समस्त आय जो है वो होगी। और समस्त आय जो है या पूर्ति फलन हमारा जो है, समग्र पूर्ति फलन हमेशा एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जीरो से निकलने वाली एक रेखा होगी, मूल बिंदु से निकलने वाली एक रेखा होगी, और इसका वक्र जो बनेगा ना वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ से चलेगी और 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी जस्ट बीचों बीच से निकलती हुई, ये आपकी हमेशा इसके संदर्भ में आय रेखा कह सकते हैं, GDP रेखा कह सकते हैं, या AS रेखा कह सकते हैं, समग्र पूर्ति रेखा। अब बात करते हैं कि समग्र मांग रेखा जो थी वो कौन सी थी। समग्र मांग रेखा जीरो से स्टार्ट नहीं हुई थी ना बेटा, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ से जब स्टार्ट होगी तो इधर जा रही थी,
तो जहाँ पे ये समग्र मांग रेखा जो है वो काट रही है समग्र पूर्ति रेखा को, वहाँ पे संतुलन का निर्धारण होगा। और ये आपका आय का निर्धारण हुआ इस बिंदु पर, और इस बिंदु को हमने कह दिया कोई भी y1 कहें, y0 कहें, y2 कहें, कोई भी मैटर नहीं है। दिमाग में रखें ये आपकी 45 डिग्री रेखा है। तो ये आपके ग्राफ के द्वारा आय का साम्य स्तर यहाँ पे प्राप्त हो गया। इसको आप ई लिख सकते हैं। ये आय का क्या हो गया? साम्य स्तर। आय का साम्य स्तर कहाँ पे होगा? जहाँ पे AD जो है वो AS को काट रही है। AD बराबर AS को जो है वो काट रही है। ये तो आपका ग्राफिकल मेथड है, और थोड़ा सा बचा है, इसको बीजगणितीय विधि से 2 लाइन में है, इसको कंप्लीट करवाऊँ। बीजगणितीय विधि से जो है आपके संतुलन कहाँ पे प्राप्त होगा, या संतुलित आय जो है वो कितनी होगी, वो हम देखेंगे। यानी बाजार संतुलन में कब होगा तो वो देखेंगे। एक चीज हमने पढ़ी थी कि AD बराबर संतुलन वहां होता है जहां AD बराबर AS है, और AS का मान कितना? Y, या बाद में लिख लेंगे इसको भले। AD का मान कितना? AD का मान हमने देखा था C बार प्लस I बार और प्लस CY, जब गवर्नमेंट नहीं हो तो, सरकार नहीं हो तो। और AS का मान जो था वो किसके बराबर? Y के बराबर। अब हमें तो चाहिए किसका मान? Y का मान चाहिए ना, तो इस Y को भी इधर ले आओ। Y को ले आए हम इधर, या इसको यूं लिख दूं, थोड़ा सा इजी रहेगा। Y बराबर C बार प्लस I बार और प्लस CY, और इसको इधर ले आओ, थोड़ा इजी रहेगा, माइनस का झंझट नहीं रहेगा। Y और माइनस CY और बराबर C बार प्लस I बार। ये है Y, इसमें भी है Y, इसमें भी है। Y को कॉमन लिया हमने, यहाँ पे क्या रह गया? 1 माइनस C बराबर C बार प्लस I बार। मान किसका चाहिए हमको? संतुलित आय का, और आय को किससे लिखते हैं? Y। तो Y बराबर इधर रह गया C बार प्लस I बार, और बटा ये वाला जो है ना, ये नीचे यहाँ चला जाएगा 1 माइनस C। ये साम्य स्तर है आय का, यानी इस बिंदु पर हमको आय का साम्य स्तर प्राप्त होगा। C बार प्लस I बार ऑन 1 माइनस C। समग्र मांग में परिवर्तन का आय और उत्पादन पर प्रभाव जो है 3.2 गुणक क्रिया विधि जो है वो, और मितव्ययता का विरोधाभास ज्यादा से ज्यादा 2 पीरियड का और है, इसको 2 वीडियो में हम बना देंगे। बाकी ठीक है, आप लोग भी ठीक होंगे, जो वीडियो देख पाते हैं वो अच्छी बात है। और स्पेशली केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं है ये वीडियो। ये वीडियो अभी जो बच्चे 12वीं में आए हैं उनके लिए भी बड़ा कारगर है। जब क्लास में पढ़ाऊंगा और ये चीज़ आपकी पहले से पढ़ी हुई होगी तो बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हर साल एक समस्या आती है। जैसे ही क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे कहते हैं सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा, और जब एक बार पढ़ाने के बाद में रिवीजन हम करते हैं तब ये कहते हैं कि हाँ सर इको बहुत ईजी है। तो हम ये चाहते हैं कि अब की बार शुरू से आप ये कहो कि इको बहुत इजी है, इसलिए ये क्लासेस आपके पास रहेंगी। अब इसका फ़ायदा एक और ही है कि मैं डबल रोल में आ नहीं सकता, ट्रिपल रोल में आ नहीं सकता, कि बार बार उस चीज़ को, हमारी एक लिमिट्स हैं कि हम इतने टाइम में इतना ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन वीडियो आपके पास है, आप बार बार देखें, 3 बार देखें, 5 बार देखें, नहीं आए फ़ोन करें, समझें, फिर से समझाएंगे। लेकिन ये वाले जो बच्चे हैं इसको ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपके लिए फ़ायदा है। बाकी मिलते हैं बाद में, बाय।